ओके, सो हम नीट का काफ़ी लेट हो चुका हूँ, सॉरी फॉर डैट। नीट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं, पहली बात तो जो पेपर आया वो काफ़ी आसान आया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट आ गए, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। जिस बच्चे ने अच्छे से सॉल्व कर रखा होगा देखते ही टिक कर देगा। तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। जैसे एनटी ने अपना ट्वीट करा था कि ये है वो है, वैसा तो कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है। नहीं, बहुत ईजी पेपर आया जो 2024 में जैसा आता था। तो खैर बहरहाल जो भी आया उसे हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला करते ही मैंने पहले टिक कर लिया टाइम बचवाने के लिए, ठीक है ना। अब एक रूम हीटर है, वो इतने पे रेटेड है। देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया आपको बल्ब वाले सवाल में, खास करके ये जो हमें गिवन होता है, ये जो रेट होता है, ये सिर्फ रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है। असली कनेक्शन में जो हम बैटरी का यूज़ करेंगे, पावर की जो डिसिपेशन होगी उस हिसाब से होगी। तो इसकी मदद से हम सिर्फ रजिस्टर लगा निकालेंगे। तो इसे मान लेता हूँ मैं पी डैश और इसे क्या कह देता हूँ मैं वी डैश। ओके, सो पी डैश किसके बराबर होगा, वी डैश स्क्वायर ओवर आर। सो आर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी डैश। इसकी मदद से हमने आर निकाल लिया। अब ये मुझे गिवन है, मतलब इस वोल्टेज पे जो पावर कंज्यूम क्या होगी, तो अब मुझे पावर निकालना है इस गिवन वोल्टेज पे। तो पावर का फॉर्मूला तो यही होता है वी स्क्वायर ओवर आर। सो पावर का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर, जो कि मुझे गिवन है 200 स्क्वायर, और आर की जगह क्या रख दूंगा मैं, वी डैश स्क्वायर बाई पी डैश। तो वी डैश कितना था मेरे पास, 220 स्क्वायर इनटू ये जो पी डैश है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा विच इज 400। तो इसको आप इसको जब सॉल्व करेंगे, वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो आपका आंसर आ जाएगा 331 वॉट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद है, देखो इसमें पहले तो आपको चेंज करना आना चाहिए कि 600 आरपीएम और 1200 आरपीएम को हम रेडियन पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता है जब भी रेडियन पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो ये ओमेगा इनिशियल है, पहले सवाल में देखिए ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल है, और 10 सेकंड का टाइम है। हमें बताना कितने रिवॉल्यूशन घूम चुका है वो, ठीक है ना। तो कितने रिवॉल्यूशन घूम चुका, मतलब उसने अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है एट द एंड ये बताना। तो हमें काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस है हमें वही लगानी है, ठीक है ना, बट रोटेशन में, मतलब एस की जगह थीटा आ जाएगा, यू की जगह ओमेगा इनिशियल आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ जाएगा, इस तरीके से करके। और अल्फा भी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। तो पहले आरपीएम से बदल लेता हूं मैं, ये आरपीएम है ना, इसे बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2π/60 से, मतलब π/30 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा 20π, ठीक है नहीं। और इसका 1200 आरपीएम का अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40π, ठीक है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आप थीटा लेंगे, तो ये थीटा नॉट, मतलब कुछ भी ले लीजिए, ओमेगा इनिशियल टी यू टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या करूँगा मैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी इंटू टी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। फिर इस इक्वेशन में जब आप सारी वैल्यूज डाल देंगे तो आपके पास थीटा नॉट सॉल्व होके आएगा। अब वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था लगभग क्या, ये आ रहा था 300π। ये मतलब 300π एंगल घूम चुका है, रिवॉल्यूशन नहीं है, एंगल घूम चुका है। अब आपको पता है जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक रिवॉल्यूशन में हम कितने एंगल घूमते हैं, 2π रेडियंस। तो अब अगर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं तो 300π को आप किससे डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट, 2π से। ये कट पिट के कितना आ जाएगा 150, जो कि मेरा आंसर है। ये भी हो गया। अब आगे चलते, देखिए ये क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। तो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। अब इसने दे रखा है स्पीड हमें बतानी है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और सारी की सारी एनर्जी किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 0.02, क्योंकि उस समय उसने मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू को एक्वायर कर लिया होगा। अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², मास को रखा, कैलकुलेशंस करी तो v कितना आ गया √2 विच इज 1.41। ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखो ये क्या, कुछ भी अच्छा सवाल नहीं, मतलब अच्छा सवाल तो मिल ही नहीं रहा दूर दूर तक। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है और किसके टर्न है इसमें 100, मतलब ऐसे ऐसे करके होगा। तो सेंटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0I डिवाइडेड बाई 2r, और एन टर्न से तो आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ना, मतलब आप में फुर्ती होनी चाहिए। जैसे आप देखो 3.14, तो आपको पता है इसे आप पाई से रखोगे, कैलकुलेशंस में स्पीड होनी चाहिए कि पाई रखोगे तभी वो पाई से पाई कट पाएगा। तो b को आप रख देंगे पाई इंटू 10⁻⁻³ μ0 की जगह 4π इंटू 10⁻⁻7, और इंटू में i और इंटू में 100, मतलब लिख लेना, और 2 इंटू इसकी रेडियस कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर।
ये रखा, फिर इसे काट पीट के आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आई आएगा वो आ जाएगा 2.5 एम्पियर। अब आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आई इंटू एरिया, बट फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये सवाल भी हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। देखो ये मतलब ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, कितनी बार बताया, जब मैं पढ़ाता हूँ ज़रूर बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि सबमरीन में हम अंदर जा ही सकते, जाते रहते हैं। एक मैक्सिमम लिमिट होती है हर सबमरीन की अलग अलग, कि इतनी डेप्थ तक आप जा सकते हैं। मान लीजिए सरफेस है तो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पी नोट, आप एच हाइट पे गए तो अब जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है नहीं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो रखेंगे आप 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10, और आप कितनी गहराई तक गए, इसने कहा है आप गए हैं, अच्छा ये बता रहे कितनी गहराई तक जा सकते हैं, ओके, और इसने कहा 100 ATM, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 100 पी नोट, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा 99 पी नोट, और ये बचेगा बेटा 10 की पावर 4 एच। अब पी नोट कितना होता है, 10 की दे रखा है यहाँ पे, हमें 10 की पावर 5 ही लेना है, तो 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है ना। अभी से जब सोल्व कर लेंगे तो 990 मीटर्स आ जाएगा, मतलब सबमरीन वहाँ तक जाएगी और उसमें इम्प्लोड नहीं होगी वो, ठीक है। ये मतलब ऐसे सवाल क्यों दे रखे, टाइम पास, ठीक है नहीं। मैंने इतनी मेहनत से सवाल बनाए थे, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। ई क्या है, एच न्यू भाई एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, अभी डी ब्रोई वेवलेंथ होती है, ठीक है नहीं। बस उसे ही देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड में टिक करके आगे बढ़ो। ये भी क्या है, यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है नहीं। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है आपका, F/A L डेल्टा L। अब पोसान रेशियो है ना, पॉइजन नहीं, पोसान रेशियो आप देखेंगे तो ये होता है लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये इस ऑप्शन में मैच हो रहा है, करके आगे बढ़ो। ये देखो क्या है, अच्छा इसमें ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जो करते ही है, ये सोच लेते सब पैरेलल में है या सीरीज, समझ नहीं आता, कुछ नहीं है भाई, ये चारों किसमें है, सीरीज में, और ये क्या है इसके संग पैरेलल में है। तो इस सीरीज में कितने हैं, ये 10 10 10 10, ठीक है ना। तो जब मैं ऊपर वाला निकालूंगा, ठीक है नहीं, पहले ऊपर वालों को निकालूंगा, फिर इसके संग इसे किस में ऐड कर दूंगा मैं, पैरेलल में, ओके। ये सब करने के बाद आप निकाल लेंगे, चलो निकाल के दिखा दे क्या। जैसे ये 1/c कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 4, 4/10, तो यहाँ से c कितना आ गया आपका 2.5, रेसिप्रोकल करेंगे ना, फिर ये भी कितना है 2.5, सो फाइनल c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 5 माइक्रोफराड, ओके। तो 5 माइक्रोफराड आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब जिस बच्चे ने भेजा ना वो इतना चालाक था, उसने सब मुझे टिक करके भेजे कि मैं जांच ना पाऊँ कि कौन सा सही कौन सा गलत, कोई बात नहीं। सो Q टोटल क्या है, C इक्विवेलेंट इंटू V, सो 5 इंटू बैटरी का V, तो वो कितना है 50, तो ये आ जाएगा 250 माइक्रोकूलम। अब देखो जो Q टोटल निकलेगा डियर स्टूडेंट, Q टोटल यहाँ से निकला तो यहाँ चला गया, मान लीजिए Q1, और ऊपर कितना चला गया Q टोटल माइनस Q1, तो Q1 तो मैं निकाल सकता हूँ, Q1 निकालूंगा, यहाँ के कैपेसिटेंस कितना है 2.5, Q बराबर CV, कैपेसिटर में बस यही एक चीज़ लगती है बार बार, और V कितना है 50, इसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 125 माइक्रोकूलम, मतलब इसमें 125 माइक्रोकूलम गया, ये सारे सीरीज में सेम जाएगा, तो 250 में से 125 इधर चला गया, तो बाकी में भी कितना जाएगा 125, मतलब मेरा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन तो बोर्ड में आते हैं, और बोर्ड में हमेशा हार्ड आता है। देखो इस सवाल में एक होता है कि बच्चे गलती कर सकते थे, वो बच्चे जिन्हें या तो याद ना हो, और या जो मतलब बहुत ना जल्दी करना चाहते हो, डेस्परेट हो, ठीक है नहीं, फास्ट नहीं, फास्ट वाले तो सही होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, जो होते हैं डेस्परेट। देखो पहले बच्चे क्या कर देंगे, वो कह देंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन mgh उनके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ये रेडियस आर है अर्थ की, और r दूरी पे ले गए, कुछ तो कर देंगे सरफेस से r दूरी पे ले गए, तो वर्क डन हो जाएगा mgh mgr, इनका भी गलत। बट कुछ जो सोच लेंगे गहराई में, वो कहेंगे नहीं भाई सेंटर से दूरी लेनी है, मतलब mg इंटू 2r, इनका भी गलत। ये जो वर्क डन बराबर mgh होता है, ये हम पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है नहीं। उस दौरान हम g की वैल्यू, जो छोटा g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है नहीं। बट जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आते हैं तब हम और अच्छे से डील करते हैं, और हम किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है ना, इसके सेंटर से मैं r दूरी पे गया हूँ, चाहे वो सरफेस के पास हो या दूर हो, तो हम जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की। नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है, सॉरी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है
डेल्टा यू बाहर वाले फोर्स से, है ना, मतलब वर्क डन बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो शुरुआत में वो सरफेस पे था, फिर वो आर दूरी पे चला गया, तो जब वो आर दूरी पे चला गया तो सेंटर से तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2r। सो माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2r माइनस माइनस, ये माइनस खानदानी है और जो माइनस उसके संग लगा हुआ है। कोई मुझे मैसेज कर रहा है? ठीक है, पता नहीं हाँ से आवाज आ रही है। ओके, तो इनिशियली सरफेस पे था जी एम ई एम बाई आर, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक में से आधा जाते तो कितने बचते हैं, आधा बचता है, तो ये हो जाएगा बेटा जी एम ई एम बाई 2r। अब हमें किसके रूप में लिखना है, छोटे जी के रूप में, तो छोटा जी क्या होता है, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, मतलब आर से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सो ये तो बन गया छोटा जी, ठीक है, ओके। सो जी एम आर बाई 2, फर्स्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा इनके कंपैरेटिवली, वैसे ये भी कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मान लो हमें नहीं पता, हमें रिएक्शन टाइम वगैरह इनके फॉर्मूले कुछ नहीं आते, ये लॉजिक से भी हो सकता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे वो करते हैं ना फार्मूला 1 रेस वगैरह वाले जो चलाते हैं, मतलब जो राइडर्स होते हैं, ड्राइवर को मुझे नहीं पता, तो जब उसे हम ऐसे छोड़ते हैं वो कितनी जल्दी कैच कर सकते हैं रिएक्शन टाइम। तो जब रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, है ना, तो मतलब रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगा, मतलब उसने ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर रही होगी तब वो पकड़ पाया। जिसका रिएक्शन टाइम कम है तो छूटते ही उसने पकड़ लिया, ठीक है नहीं। इसका मतलब क्या है, उसने छूटते ही पकड़ लिया, मतलब उस वाले के लिए सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल हुई होगी। तो रिएक्शन टाइम सबसे कम किसका है, सी का, मतलब सी का है जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा सबसे कम होगा, और वो हमारा फोर्थ ऑप्शन। मतलब कॉमेडी भाई, देखो क्या है इसमें, पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या होगा, जब किसी चीज को हम लिफ्ट करते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वर्क डन होता है mgh, वर्क पावर एनर्जी वाला सवाल है ये। सो mgh अपॉन में टाइम, मास की वैल्यू जो दे रखी है रखो, g की वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो, और आपके पास पावर आ जाएगा 19.6 किलोवाट। देखो इससे मैं, मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, या एग्जाम्पल मुझे याद नहीं, मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल दोनों, एक में 600 पिको फराड है, एक में 900 पिको फराड है। तो ये स्पेशल केस है। मैं तो जब पढ़ाता हूँ तो मैं अपने बैच में इसके क्या कहते हैं वो करवाता हूँ, जब दोनों कैपेसिटर अलग अलग हो तब क्या होगा, फिर जब एक कैपेसिटर पहले से चार्ज हो तब कनेक्ट करें तब क्या होगा। इतनी डिटेल में हम कैपेसिटर करते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता हम कैपेसिटर कितनी डिटेल में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ऐसे वाले केस में क्या होगा, शुरुआत में अगर इनिशियल एनर्जी आपकी हाफ CV स्क्वायर, तो जो फाइनली बचती है वो इसकी भी आधी हो जाती है, क्योंकि ये अगर ये 200 है और 200 से ही कनेक्ट कर रहे हैं तो इस वाले स्पेशल केस में वो और हाफ हो जाती है। सो हाफ इंटू हाफ CV स्क्वायर। तो इसे जब लगाएंगे आपके पास सारा डाटा दे रखा है, वैल्यूज रखे, और आपका आंसर आ जाएगा 0.5 जूल, ठीक है। हाँ ये क्या है, ये मतलब थोड़ा सा लेंथ दी है, ठीक है नहीं। देखो यहाँ पे जो पता नहीं रेजिस्टेंस क्यों दे रखा है उसका कोई काम नहीं है, हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्या निकालनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है या न्यू है नॉट है, ठीक है ना। तो यूनिट्स देखो, यूनिट से हर्ट्ज में, मतलब न्यू नॉट निकालना, ओमेगा नॉट नहीं निकालना। बट बहरहाल आपको ओमेगा नॉट का फॉर्मूला पता है, ओमेगा नॉट क्या होगा बेटा, 1/√LC। सो ओमेगा नॉट को क्या लिख लूंगा मैं, 2 न्यू नॉट बराबर 1/√LC। सो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। अब आपको L भी दे रखा है 1 मिली हेनरी, C दे रखा है, कहाँ दे रखा है 0.1 माइक्रोफेराडेज, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 15.9 किलोहर्ट्ज, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। नो ब्रेन, कुछ भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो ये मैं डिस्कस करता हूँ, ये मतलब क्या है, देखो इसमें तो मैं गहराई में बताता हूँ। जैसे कि मान लो जब आप पढ़ते हो ना, आप पहला केस पढ़ते हो कि करंट सिर्फ कहाँ से पास हो रहा है, सरफेस से, आउटर सरफेस से। फिर इस वाले केस में क्या दे रखा है कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इस क्रॉस सेक्शन, मतलब करंट पूरे वायर से ही पास हो रहा है। तो मैं तुम्हें बच्चों से ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। कंडक्टर में तो समझ में आ जाता है आपको कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज रहते हैं और इंसुलेटर तो चार्ज अंदर रहेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ बनाते हैं ना, सिमिलरली। बट यहाँ पे सोचते हैं ये कंडीशन दे रखी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये जो सरफेस से पास हो रहा है ये AC करंट है, और ये जो पूरे वॉल्यूम से पास हो रहा है मतलब पूरे वायर से, ये है DC करंट। अब ये ऐसा क्या होता है, इसके लिए आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है नहीं।
सवाल तो बढ़िया तब होता जब ये वाला पूछता और सरफेस पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती, ठीक है ना। बट फिर भी इसका ऐसे होता है कि अंदर इंक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिक्रीज करता है, तो ये थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन कम क्वेश्चन है, वो भी बहुत गंदा सा डायग्राम है ऐसे करके कंफ्यूजिंग वाला, फिर ग्राफ डिस्कस करे हुए। देखो ये भी क्या है, जब ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। जब मैं क्या कहता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू किसके बराबर है बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो हीट दे रहे हैं उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज और वर्क डन होगा। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव हमारे लिए फिजिक्स वालों के लिए, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है उससे तो हम काम लेना चाहते हैं तो हमारे फिजिक्स वालों के लिए वो पॉजिटिव। बस तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, हर तरफ टाइम से डिवाइड कर दो तो उसका रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि वैसे दे रखा हमें पावर की यूनिट्स में, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई, मतलब डेल्टा क्यू दे रखा आपको 100, जो हीट सप्लाई हो रही है उसका रेट, ठीक है नहीं। वर्क डन का रेट कितना दे रखा है 75, तो 100 माइनस 75 कर लेना 25 आ जाएगा। कुछ खास क्वेश्चन नहीं, ये वाला है। देखो ये मतलब बहुत स्टैंडर्ड है, ये तो मैं पढ़ाता हूँ कितने तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं इसे इक्वेशन से सॉल्व करवाता हूँ, फिर ग्राफ से सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है नहीं। ये मतलब वो सवाल दिए हैं, देखो जैसे मान लो हम कोई गेम खेल रहे, कोई स्पोर्ट्स सीख रहे, तो उसके लिए होता है ना, हम ये सीखना है, ये सीखते सीखते हम जाएंगे, फिर हमारे लिए जो मुकाबला होगा हमारा उस चीज़ में वो उससे बेटर होगा, वो नहीं होगा। बट यहाँ पे जो ये जो स्टेप्स है, जो हम चैप्टर को सीखने के लिए जो सवाल लेते हैं, ये वही सवाल आ गए, कुछ खास नहीं आया, है कि नहीं। तो इसे आप ऐसे देख लो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं करंट और टाइम का, और भी तरीके से बन सकता है ये, तो मैं जब प्लॉटिंग करवाता हूँ, आपको पता है जब मैं एसी और एसएचएम पढ़ाता हूँ तो 5-6 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत डेप्थ में कर ले। सो ये 0 होता है और ये कितना होता है यहाँ पे π/2 ओमेगा, मतलब 0 से पीक जाने में जो टाइम लगा है वो क्या लगा है π/2 ओमेगा। तो भाई वैल्यू डालो π/2, और ओमेगा क्या है इसका, ये 60 हर्ट्ज है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2π × 60, पाई से पाई कट गया, सो 1/60 × 4 मतलब 240, 1/240 सेकेंड। कितना सिंपल था, है कि नहीं। डीपीपीज में आपको सारा ऐसे सवाल दिख जाएंगे। तो जैसा पिछले साल में पूरे सॉल्यूशन नहीं कर पाया था, दिक्कत आ गई थी, अभी फिर आ गई थी, तो बट आज मैं पूरा करके रखूँगा, है ना। 31वें क्वेश्चन पे था मैं, इतने में देख रहा हूँ कि स्पेसफुल वो चला गया, फिर जब मैं देख रहा हूँ तो रिसीवर की बैटरी ख़त्म थी। यहाँ 18th क्वेश्चन से साउंड ही नहीं था, तो अब मैं से फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इन दोनों वीडियोस को हम ब्लेंड कर देंगे, बट आज पूरा सॉल्व करके रहेंगे। देखो भाई ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई अब मेरी। इसमें क्या कह रहे थे कि एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ईजी। अच्छा क्वेश्चन तो तब होता जब हम λ/12 या λ/8 फेज डिफरेंस का यूज़ करते, ठीक है, सॉरी पाथ डिफरेंस का यूज़ करते, ठीक है ना, तब अच्छा होता जब मैं पढ़ाता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते, क्योंकि बाकी तो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। बहरहाल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा आपके पास 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा एक्स, जो कि आपका पाथ डिफरेंस है, इंटू π/λ। तो जब पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा है ना, ये मैंने सॉल्व कर रहा था उस समय, अब दोबारा करने का मन नहीं कर रहा। जब लैम्डा रखा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, पाई बचा, cos π -1 उसका स्क्वायर 1, सो आई की वैल्यू 4I0, जो कि इसमें क्या इन्होंने क्या क्या रखा है k। अब जब हम इंटेंसिटी दोबारा निकालेंगे I डैश, तो वहाँ पे 4I0 की जगह हम k रख देंगे, cos स्क्वायर π/3, π/3 की वैल्यू कितनी थी हाफ, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, सो k/4। ये हो गया ऑप्शन आपका फोर्थ। पता नहीं 2 के किसने कर दिया, बट ये क्या होगा फोर्थ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये भी क्या है आपका बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है रेडियस क्या होता है, जो हमारे पास क्या कहते हैं न्यूक्लियस होता है, उसका रेडियस होता है r0 और मास नंबर के 1/3 पे डिपेंड करता है, पावर पे। सो r³ क्या हो जाएगा r0 क्यूब, और यहाँ से क्यूब जब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 1, तो r³ a पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम भी a पे डिपेंड करेगा, मतलब इसका फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। और मास डिफेक्ट क्या होता है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका मास ज़्यादा होता है, जब वो न्यूक्लियस में बन जाते हैं तो मास कम हो जाता है, ठीक है नहीं, इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, और ये आपके ऑप्शन डी में है। सो बी और डी करेक्ट है और ए और सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए, आपको पता है डिफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो, उसमें कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस आते, कहीं पे डार्क आते, तो एनर्जी जो है ना वो बनती है, घटती नहीं है, बस रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो फॉलो करता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। बट डिफ्रैक्शन और इसने कहा इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव शो करते नहीं, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो करता है, डी ब्रोई जो हाइपोथेसिस मिली थी। सो ए सही है, बी गलत है, इसका हो गया सेकेंड ऑप्शन,
ठीक है नहीं, यहाँ पे रजिस्टर वगैरह दे रखा, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। आपको सेल दे रखा है, उसका ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा तो डिस्चार्जिंग का केस मानेंगे, क्योंकि चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और जब वो कनेक्ट नहीं है, तीनों जगह जो टर्मिनल वोल्टेज है फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो डिस्चार्जिंग केस में टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E-IR। टर्मिनल वोल्टेज निकालना, इनकी वैल्यूज रखेंगे और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। ये भी भाई बिल्कुल ही इसका ऑप्शन क्या है, फोर्थ है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है नहीं, समझाने लायक। तो देखो सविता है, 11th क्लास की बच्ची है, वो सैंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2π√L/g। अब t² 4π² L/g होगा, क्योंकि मुझे L निकालना है तो इसके फॉर्मूले लिख दिया। एरर वाला भी सवाल नहीं है ये, बट पहले टाइम पीरियड निकाल लो। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो 30 ऑसिलेशन में 60 सेकंड लगे, तो एक ऑसिलेशन में 60/30 2। सो टाइम पीरियड 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4। देखो π² इन्होंने क्या रखा है, 9.8 लेना है और g भी 9.8, कट गया, सो ये आ गया 1 मीटर। ओके, अब ये थोड़ा सा मुझे एम्बिग्यूअस क्वेश्चन लग रहा है, बाकी इसका ऑप्शन ये होगा। आपको पता है जब मैं पढ़ाता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उन्हें अच्छे से समझाता हूँ, इसका ग्राफ भी बनता है। जब कंडक्टर की या हम होलोस्फेयर की क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, सरफेस पे डिफाइन नहीं होता, पॉइंट्स टू पॉइंटर, एनसीईआरटी का 10th पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो इसे हटा रहा हूँ। एक और उसके ऐसे एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर को, उसे भी डील करेंगे अभी हम। बट ये क्या, देखो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। आपको पता, अगर इसमें फॉरवर्ड बायस में मैंने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो करंट में इतना चेंज आया, फिर उतना ही दोबारा थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो करंट में इतना चेंज आया। तो नी वोल्टेज के बाद, ठीक है ना, जो फॉरवर्ड बायस में होता है ना एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसी को नी वोल्टेज कह रहे हैं यहाँ पे। तो जो डायोड करंट इंक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली, हाँ V आने पे डायोड करंट इंक्रीज करता है, मिली एम्पियर में ही करता है बट करता है। इस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। नहीं भाई, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो रिवर्स बायस में होता है। तो ए सही है और बी गलत है। ये क्या मतलब, क्यों क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसा, ठीक है नहीं। कॉनकेव लेंस दे रखा है, अब ये कॉनकेव लेंस है तो इससे अगर पैरेलल बीम्स आएंगे डाइवर्ज हो जाएंगे, बात खत्म। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो आपको पता है न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, सारे न्यूक्लियस की सेम होती है। बट यहाँ पे क्या रखा, वो जो हम डेरिवेशन करते हैं बोर्ड में जब करते हैं हम, तो ऊपर छोटा ma रखते हैं, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लेते हैं या प्रोटॉन, दोनों को इक्वल मान के ही होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर। सो ए से ए कट जाता है। बट यहाँ पे जब मैं डेंसिटी लिखूंगा, यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस मुझे गिवन है, तो उसे पूरा m लिखना है, जो कि मुझे आपको ये गिवन दे रखा है, ठीक है नहीं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ r0³ और ये a, ठीक है ना। फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा मास नंबर a, वो आ जाएगा 12, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर वाले सवाल हो, उसे वोल्ट मीटर में करना हो, मीटर में करना हो, हमेशा 2 इक्वेशन होती है, उन्हीं से सारे सवाल होते हैं ना। बहुत अच्छा हो गया तो आपको करंट सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वाली इक्वेशन होती है, आपको पता है ना, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, नीचे शंट लगा देते हैं, ठीक है नहीं, क्या बनाने के लिए, मीटर बनाने के लिए। यहाँ से जो I0 आता है इधर चला जाता है I, और नीचे चला जाता है I0 - IG। फिर ये इक्वेशन बनती है, IG क्या है मेरा, वो करंट जो फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, I0 - IG। इस सवाल में जब I0 रखेंगे आप 10 और IG को क्या रखेंगे 1 मिली एम्पियर, तो 10 में से 1 मिली एम्पियर घटाएंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसे एज इट इज आप, सॉरी, इसे एज इट इज आप 10 ही ले लेना और सॉल्व कर लेना। S की वैल्यू आ जाएगी 0.01 ओम। ओके डियर स्टूडेंट, ये अच्छा सवाल है, इसे मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व करा था बट अब नहीं कर रहा, अब समझा रहा हूँ। देखो आपको पता है जब रिंग होता है तो अगर उसके सेंटर से, जैसे ये रिंग है, इसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, तब उसका जो आई का फॉर्मूला होता है mr²। बस जब ये रिंग है और उसके प्लेन में क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर से पास कर रहा है, तब उसका फॉर्मूला होता है mr²/2। बट हमें यहाँ से भी नहीं बताना, इसके पैरेलल में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ से बताना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस वाले का हमें नोन है mr²/2। अब वहाँ तक गए तो कितनी दूरी पे गए r, तो mr²। सो I डैश कितना गया 3/2 mr²। बट मुझे जो मास ऑफ द रिंग है डायरेक्ट गिवन नहीं है और रेडियस भी डायरेक्ट गिवन नहीं है। अब असल में क्या था, एक वायर था जिसकी लेंथ l थी, तो उससे रिंग बना दी, तो उस रिंग की भी जो पैरामीटर होगा l ही होगा। तो 2πr किसके बराबर हो गया डियर स्टूडेंट, l, तो r आ गया l/2π। अब जो मास होगा तो उसके पर यूनिट लेंथ में कितना मास है m, जिसे हम कह रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी, छोटा m। तो कैपिटल M होगा छोटा m इंटू l, इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे आप, और आपके पास ये I डैश निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है 3rd, ठीक है ना। देखो ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है एनसीईआरटी का, जब मैं करवाता हूँ, ठीक है नहीं। इसके 3-4 ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस क्या होते हैं, वो होते हैं कि इस पे भी चेक करो, इस पे भी चेक करो, ठीक है नहीं। जब वेव्स पढ़ाता हूँ SHM वेव्स में,
ठीक है नहीं। अब देखो ये क्या है, बस यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते के को ये ले लेते कि x के संग जो लगा वो k है। नहीं भाई, यहाँ पे 2 पाई भी है, तो जो k होगा 2 पाई इंटू दिस थिंग होगा। तो जब आपका टाइम सेम हो और जब आपको सिर्फ पाथ डिफरेंस दे रखा हो, उसकी वजह से फेज डिफरेंस निकालना हो, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, k डेल्टा x। k की वैल्यू रखी, डेल्टा x रखा, सॉल्व करा और ये आपका ऑप्शन आ गया, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, 31 सवाल पे आ गए। इसे समझा दूं। देखिए, लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। भाई फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है नहीं। कई बार तो फ्रिक्शन ही होता है जो मोशन करवा रहा होता है। जैसे यहाँ पे ट्रॉली थी रखी हुई है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक, वो कितना 0.12। तो जब ये ट्रॉली आगे चल रही होगी तो पीछे स्लिप होना चाहेगा, तो रिलेटिव मोशन पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। अभी स्लिप ना हो तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना, आगे, जिसके संग चिपक कर चले, गिरे ना, ठीक है। सो फ्रिक्शन जो होगा इसका नेट फोर्स होगा। तो अगर हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स एक्स मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक लिमिटिंग वाली वैल्यू लग जाएगी। तो फ्रिक्शन बराबर एम ए, फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन। सो ऊपर नॉर्मल और नीचे एम जी। नॉर्मल किसका नॉर्मल, जिस सरफेस से हम फ्रिक्शन देख रहे हैं उसका नॉर्मल, उसकी वजह से नॉर्मल ऊपर है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा एम एम एक्स। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को, सारे डाटा को आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे और आपके पास ये कितना आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है नहीं। ये एन है ना, एन को बस क्या कर देना आप, एम जी एम ए मैक्स, एम से एम कट गया, सो ए मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी। 0.2 की 1.2 की आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1.2। हाँ देखो ये भैया ये सवाल गलत है, ठीक है नहीं, मतलब दो राय नहीं, गलत है, मेरे नज़दीक तो ये गलत है, बट इसका ऑप्शन जो क्लोज होगा वो फोर्थ होगा। क्यों, देखो इसने ये डिफाइन कर रखा है, ये हमारे पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स है वी आई, और इसका ये हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, ठीक है नहीं, वेव फ्रंट डायग्राम। हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा मैं, ये इस रजिस्टर के अक्रॉस देखूंगा, ठीक है ना। मान लो जब ये फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पे आ गया 5 वोल्ट और यहाँ पे आ गया 0 वोल्ट, ठीक है ना, समझने के लिए। तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, मतलब ये जब, सॉरी फॉरवर्ड बायस नहीं, यहाँ पे जब हमें मैक्सिमम इनपुट मिल रहा है, ठीक है नहीं, तो ये ऐसा होगा, ये रिवर्स बायस में हो गया, तो ये आउटपुट क्या देगा, उस टाइम इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। उसके बाद जब इसमें नेगेटिव साइकिल आएगी तो मान लीजिए क्या हो गया यार, तो जब डियर स्टूडेंट नेगेटिव साइकिल आएगी तो यहाँ -5 वोल्ट हो गया और यहाँ 0 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव साइकिल आ रही है। तो अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में अभी आउटपुट देगा, तो आउटपुट में नेगेटिव साइकिल ही तो देगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -5 वोल्ट है, तो इसका क्रॉस करूँगा। तो ये असल में ऐसा आना चाहिए था, क्लोज ऑप्शन ये है, मेरे नज़दीक ये गलत है, एम्बिगुअस। पिछले साल भी ऐसे सवाल दिया था, वो भी एम्बिगुअस था, सही से ऑप्शंस फ्रेम नहीं थे, इस साल भी। ये मतलब क्या है, ये ऐसा सवाल क्यों है, मतलब बोर्ड से भी गिरा दिया लेवल। इन्होंने ट्वीट तो ऐसा करा था कि पता नहीं क्या करेंगे, मैंने 3 दिन इतना मेहनत लगाया, ब्रेन फॉग होने के बावजूद SMQ बनाया, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो भाई आपको जो पता है यहाँ पे RMS वेलोसिटी, अब जब मिक्सचर भी दे रखा है, उसका टेम्परेचर भी फिक्स कर रखा है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, मास पे। सो 1/√m, √3 RT/m होता है ना। सो V RMS आर्गन डिवाइडेड बाई V RMS क्लोरीन, ये करेंगे तो मास ऑफ क्लोरीन ऊपर आ जाएगा और नीचे मास ऑफ आर्गन, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है नहीं। क्लोरीन मतलब Cl2 मॉलिक्यूल और आर्गन तो अकेला होता है, मोनोएटॉमिक। सो जब आप इन सबको रखेंगे तो आप पे आंसर कितना आ जाएगा, √7/2, ये आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, ये अच्छा सवाल है। अब पता नहीं ये क्या, देखो मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी, मैं आज भी करता रहता हूँ, तो मेरे दिमाग के वायर्स तो जुड़े हुए हैं फिजिक्स के लिए अच्छे से। अब आप भी इतनी प्रैक्टिस करेंगे हर सब्जेक्ट में तो आपके भी वायर्स जुड़ जाएंगे। तो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों करा, जब मैंने इसे सॉल्व करा तो मैंने नीचे ही 8 न्यूटन लिया और ऊपर 6 न्यूटन है। ये बहुत आसान सवाल, बट मैंने ऐसे करा। फिर इनका रिजल्टेंट निकाला भाई, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये होगा। सो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जब दो परपेंडिकुलर हो, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो ये आ गया 10 न्यूटन, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। सो ma कितना हो गया 10, तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया जो कि हर जगह दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इनमें से होगा। अब कैसे, अब पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया, फिर मैंने यहाँ से मान लिया एंगल अल्फा है, सो tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8 3/4, सो अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4 8 न्यूटन से। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है नहीं। अगर आप 6 और 8 यहाँ लेते तो हो सकता है आप पहले 6 से यहाँ देखते, फिर आप देखते यार वो तो ऑप्शन ही नहीं है, 6 वाले से मैच नहीं हो रहा, फिर आप
8 वाले से भी कंसीडर करते हैं, ठीक है नहीं, बट मैंने डायरेक्ट ऐसे करा तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया फर्स्ट बार में, ठीक है ना। मतलब थोड़ा अच्छा दे देते, थोड़ा इसका रेजिस्टेंस दे देते, कम से कम ये ऐड कर देते, ठीक है नहीं, या और भी कुछ कर देते भाई, मतलब कुछ भी नहीं करा। देखो अभी बैटरी लगी हुई, रिवर्स बायस में हुआ कैंसिल आउट, ये भी किस में हो गया, रिवर्स बायस में कैंसिल आउट, बस ये दोनों बचे। सो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, इधर आ गया मेरा 4 ओम और इधर आ गया 2 ओम, ठीक है नहीं, और ये मेरे पास बैटरी है। अब ये दोनों किस में लगे, पैरेलल में, सो 1/4 + 1/2 करके ऐड कर लो, फिर V = IR लगा दो और आपके पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2 एम्पियर, ठीक है नहीं। पता है ना दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस वाला अलाउ करेगा, कुछ भी नहीं इस सवाल में, ठीक है नहीं। हाँ देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, क्या कहते हैं, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वही वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी होता है। बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ होता है जिसके नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। सो वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, h0, जिसे मैं लिख देता हूँ SC/λ0। सो λ0 क्या हो जाएगा, λ0 इधर जाएगा SC/ वर्क फंक्शन, फिर इन सब का वैल्यूज रखी और मेरे पे λ0 निकल के आया 187 नैनोमीटर, ठीक है नहीं। मतलब 187 नैनोमीटर से नीचे तो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट उससे ज़्यादा पे नहीं होगा। तो ये इसके नीचे है, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, बट इस पे नहीं होगा। मतलब हमें बताना किस पे नहीं होगा, तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, 200 नैनोमीटर। एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है नहीं। इसे मैं करवाता हूँ अपने तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ नून सिस्टम है ना। सो एक नून किसके बराबर, ये आ जाता है 500, है ना। कन्वर्जन वाला सवाल है, लेट बहुत हो चुका हूँ तो अब इतना सॉल्व नहीं करवा रहा। ये एनसीईआरटी का सवाल था, ये था। देखो रेक्टेंगुलर वायर, इसमें कुछ भी नहीं है, एक कट बना दिया भाई, कट बना दिया, हल्का सा ये छोटा सा कट बना दिया है, क्योंकि कट बना दिया तभी हम क्या करते हैं, ईएमएफ नाप सकते हैं, ठीक है नहीं। अब ये वाली साइड कितनी दे रखी है इन्होंने, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने दे रखा है छोटी साइड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी क्वेश्चन में, ठीक है नहीं। सो ईएमएफ का सिंपली फॉर्मूला लगा देना आपको, BLV, बी की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। वैल्यूज पुट करेंगे, आप पे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये सवाल है, मतलब मेरे एक और स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, उसने ये कर रखा था टिक, आउट ऑफ द ब्रेन। अरे इतने अच्छे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, उन्होंने इतना इजी दिया, जिसने ये टिक करा मैं उसकी महानता जानना चाहता हूँ। एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी 0 से कैसे स्टार्ट हो जाएगी, सोचने वाली बात है। तो भाई उस ऊपर फेंका, वो जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसमें कम हो रही है, ठीक है ना, या तो इसमें कम हो रही है। तो जब ये ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ये देखो 0 हो गई। अब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी बढ़ रही है सर, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो मतलब कैसे नीचे आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई। नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब इसका सी सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है, ठीक है ना। सो ऑप्शन थर्ड, ओके। हाँ भाई पहुँचने वाले हैं, कर लोगे, ठीक है नहीं, क्या बताऊँ इसमें, ठीक है। देखो हाँ, ये इसमें बस सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, बहुत क्लोज आंसर है, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है नहीं। जैसे कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब, देखो यहाँ पे 9.0 सेंटीमीटर में आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे, उसमें वो नहीं दिखता सही कलर, यहाँ पे आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे, और यहाँ पे आप कितने हैं मानेंगे, मान ली 4 मान ली, 1 2 3 4 मान ली, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हम सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक रिटेन होनी चाहिए, 2 तक। तो यहाँ पे तो इतने सारे रिटेन हो रहे हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा रिटेन हो रहे हैं, इन दोनों में रिटेन हो रहे। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, क्या करना है इसमें, डेंसिटी दे रखी है ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.65, बट हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिटेन करना है, तो यहाँ तक लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 7.7, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ओके। देखो कैसे करेंगे इसे हम, डेल्टा का तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला होता है आई, अब कुछ हो गया क्या, I + E - A, बट जब इसमें कहिए ये पैरेलल टू बेस है, मतलब सिमेट्री बनेगी, सिमेट्री बनेगा तो मिनिमम डेविएशन का सवाल होगा। मिनिमम डेविएशन में 2I - A हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको दे रखा है, आपका आंसर आ जाएगा 40, ओके डियर स्टूडेंट। देखो इसे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी से, कोई कुछ से, मुझे तो पता है। इस वाले चैप्टर में तो मैं कहता हूँ फॉर्मूले रट्टे मार लो, आपको पता है आर का, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम का फॉर्मूला है, किसी भी
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट, जो कि होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो गया। अभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या होगी 2, n की वैल्यू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, पता है ना यार, n की वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट और यहाँ पे न्यूक्लियस है, n की वैल्यू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, सो 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम में। सो जब इसे कर लोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कोई जल्दबाजी में जो कहेगा कि बस इसमें 2 ओम है वो गलत कर देगा। अच्छा सवाल है, मतलब इसके लिए तो अच्छा ही है, वैसे भी अच्छा ही माना जाएगा, ठीक है नहीं, मतलब ये सही है, इतना आसान भी नहीं है। स्क्वायर लूप है तो भाई स्क्वायर से होगा ये सारी साइड बराबर होगी। और आपको पता रेजिस्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको ये रो नॉट मतलब रो ले लो भी L/A। तो लेंथ पे तो ये सारी लेंथ बराबर है, मतलब यहाँ पे भी 1 ओम, मतलब ये जो सर्किट है ना ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे बन गया 1 ओम, फिर यहाँ पे भी बन गया 1 ओम, यहाँ पे भी बन गया 1 ओम, और यहाँ पे भी बन गया 1 ओम, और यहाँ पे आ गया 2 ओम। तो देखते ही बता दोगे आप ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप क्या कहोगे कि सर इसे गायब कर दो, इसे गायब कर दिया, फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में। सो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 1 ओम, इन दोनों को सीरीज में कर ले और इन दोनों को सीरीज में फिर पैरेलल में। सो V इक्वल्स टू आई आर लगाएं और I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। सो हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया हमें रिकॉर्ड करते करते, कितने बज गए 9:52, ठीक है। सो इसे देखिए और क्लासेस ज्वाइन करिए क्योंकि अगले साल हार्ड देने के चांसेस है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।